विशेष बातचीत के लिए आज हम हैं प्रोफेसर सुखदेव थोराट के साथ। प्रोफेसर थोराट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इमरिटस हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर थोराट ने सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियों पर काफ़ी काम किया है और आज हम उनसे इन्हीं नीतियों के बारे में और आज जो उसकी स्थिति है उस पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर थोराट जी, आपने कुछ समय पहले एक बहुत ही चर्चित आर्टिकल लिखा था, प्रेजुडिसेस अगेंस्ट रिजर्वेशन। ये प्रेजुडिसेस आपने उन पूर्वाग्रहों की चर्चा की थी जो अक्सर आरक्षण पे कोई भी बातचीत होते हुए चले आते हैं। आपको ये आर्टिकल लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि रिजर्वेशन पॉलिसी की चारों तरफ से क्रिटिक होती है और वो क्रिटिक जो है डिफरेंट ग्राउंड्स पे होती है और हमने देखा है कि रिजर्वेशन का सपोर्ट जो है बहुत कम लोग राइटिंग में करते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे तो सपोर्ट आ जाता है। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये जो सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको एक या दूसरे तरीके से हमने उसका जवाब दिया है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम इसको सभी वो जो क्रिटिसिज्म है उसको हम इकट्ठा करके उसका जवाब दे दें। उसमें एक बात होती है कि जो लिखा जाता है रिजर्वेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ वो तो एकेडमिक लिखते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल लीडर्स उसको सिलेक्टिवली पिकअप करते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमने सोचा कि जो ये क्रिटिसिज्म है वो फैक्ट्स के अगेंस्ट है, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने अभी यह कहा कि आरक्षण के फेवर में, उसके पक्ष में बहुत कम लिखा जाता है, एकेडमिक स्तर पे भी कम लिखा जाता है। ये आखिर क्यों ऐसी, इसकी वजह क्या है? क्या ये जो नीति अपनाई गई जो कि संविधान के तहत अपनाई गई, इसके लिए जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं उसके बीच में समर्थन इतना कम क्यों है? उसका रीज़न तो हमने इस आर्टिकल में देखा है कि मुझे जो लगता है, जो कंक्लूजन इस सारी क्रिटिसिज्म का जब जवाब हमने दिया और तब हमने ये पाया और थीरीज़ को भी कंसिडर करके जो इकोनॉमिक थीरीज़ डिस्क्रिमिनेशन की आई है उसमें हमने ये पाया कि कास्ट जो है ये सर्टन सेक्शन को प्रिविलेजेस देता है। हिस्टोरिकली सर्टन कास्ट, हायर कास्ट पर्टिकुलरली, इन्होंने इनके स्पेशल प्रिविलेजेस राइट है, एजुकेशन के, प्रॉपर्टी के, सोशल राइट है और साथ साथ वो राइट उनको इसलिए मिले कि औरों को वो डिनाइड किए गए, पर्टिकुलरली दलित को डिनाइड किया गया। एजुकेशन का राइट नहीं, प्रॉपर्टी का राइट नहीं, सिविल राइट के लिए हमें एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट लाना पड़ा। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि रिजर्वेशन ये कर रहा है कि जो प्रिविलेजेस और राइट हाई कास्ट एंजॉय कर रहा है उसके ऊपर इंक्रोच हो रहा है। जो स्पेस हाई कास्ट ने फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर अपने लिए सुरक्षित रखी है, उसकी वो स्पेस अब जो एससी है, ओबीसी है, एसटी है, ये ले रहा है, जॉब में ले रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ले रहा है। तो मेरा ख्याल है बाकी आप हज़ारों आर्ग्यूमेंट दे दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन एट द बॉटम आप ये देखेंगे कि वो जो फियर है अपने प्रिविलेज लूज करने का रिजर्वेशन के थ्रू, वही कारण है। नहीं प्रोफेसर थोराट, 70 साल पहले जब ये संविधान हमारा वजूद में आया तब ये आरक्षण की नीति अपनाई गई। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि 70 साल में इस नीति के पैरोकार, इसका समर्थन करने वाले लोग आज तक अपने एकेडेमिया में या इंटेलेक्चुअल हलके में इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए हैं कि इसके खिलाफ जो बातें कही जाती हैं उसका वो इफ़ेक्टिवली जवाब दे सकें? नहीं, मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे तो रिजर्वेशन को सपोर्ट मिला है, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, जो 10 साल के बाद रिव्यू करना था, वो मिला है पिछले 50 साल से। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं है, सपोर्ट में लिखने वाले लोग हैं, लेकिन एक बड़ा सीरियस तबका है एकेडमिक का जो डिफरेंट ग्राउंड पे इसको विरोध करता है और उसकी वजह मैंने आपको दी है। तो एकेडमिक में एक छोटा सा तबका है जो एकेडमिकली जस्टिफाई करता है, लेकिन ये सब्सटेंशियल सेक्शन है कि किसी ना किसी ग्राउंड पे रिजर्वेशन को विरोध करता है। जी, आपने जैसे अपने आर्टिकल में इन सब बातों का जिक्र किया है,
हम आपसे इस इंटरव्यू में आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे ये कहा जाता है कि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है यह कुछ समय के लिए लागू की गई थी, ये हमेशा के लिए नहीं थी, लेकिन ये अब ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। और इतने लंबे समय के बाद भी इसका लाभ जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, उनको नहीं मिल सका है। उसके बहुत एक छोटे से सेगमेंट को मिला है और वही इसका लगातार लाभ उठा रहा है। इसका आप कैसे इस बात का आप कैसे खंडन करते हैं? पहली बात तो ये बताऊं मैं कि रिजर्वेशन जो है, एजुकेशन रिजर्वेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रिजर्वेशन, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास हो जाने के वक्त भी तो एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विस में जो रिजर्वेशन है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट जो है सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन की है कि वो हर 10 साल के बाद रिव्यू किया जाए और तय हो जाएगा कि नहीं या नहीं होगा या नहीं। लेकिन ये हमारे बहुत सारे एकेडमिशियन हैं, इतने इग्नोरेंट है इसके बारे में कि वो या तो उनको मालूम है तो ज़बरदस्ती कहते हैं कि रिजर्वेशन में जॉब में और एजुकेशन में 10 साल के लिए है। तो ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है। दूसरी जो बात आपने सही कही वो बिल्कुल सही है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा, ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा दलितों के जो गरीब तबके हैं उनको मिला नहीं है या कम मिला है, और जो बेटर ऑफ सेक्शन है उसको मिला है। ये आर्गूमेंट जो है, इसको घुमा फिरा के और भी आर्गूमेंट आ जाती है उसमें कि यदि गरीबों को नहीं मिला, रिलेटिवली बेटर ऑफ को रिजर्वेशन मिला है, तो इसका मतलब जो है कि जो आर्थिक तरह से एडवांस है दलितों में वो रिजर्वेशन ले रहे हैं। फिर वो आर्गूमेंट आगे एक्सटेंड की जाती है कि आर्थिक रूप से जो सक्षम है वो तो वैसे भी जॉब ले सकते, एजुकेशन ले सकते, फिर ज़रूरत क्या है। और तीसरा एक्सटेंडेड आर्गूमेंट ये होता है कि बेहतर है कि इसका रिजर्वेशन का बेस जो है वो इकोनॉमिक बनाया जाए, कास्ट की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से ये तीनों आर्गूमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद उस माहौल से आया हूँ, अपने आंखों से देख रहा हूँ, और गांव में देखा और जगह देखा है कि इसका फ़ायदा तो गरीब को मिल रहा है और ज़्यादा गरीब को मिल रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग जो है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन के लेवल पे कह रहे हैं। तो मैंने इसलिए नेशनल सैम्पल सर्वे 2011-12 जो है, फॉर्चुनेटली उसमें कुछ डेटा एम्प्लॉयमेंट का निकल आता है, और उसको थोड़ा सा एग्जामिन करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डेटा मैंने ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा आप लोगे तो उसमें आप पाओगे कि ABCD कैटेगरी है, C-D जो है क्लार्क है और जो लोअर लेवल का होता है। तो आप टोटल जॉब यदि अंडर रिजर्वेशन लोगे तो कम से कम 65 to 70% जो है वो C और D में है। अब C और D में जो होते हैं वो कौन होते हैं? 12वीं में पढ़ा लिखा है, BA हुआ है। सो क्लेरिकल और नीचे वाले तबके में गरीबी लोग ज़्यादा होते हैं, 60 to 65%। तो ये कहना कि इसका फ़ायदा रिलेटिवली बेटर ऑफ को हुआ वो सही नहीं है। फिर दूसरा इंडिकेटर मैंने नेशनल सैम्पल सर्वे से लिया। मैंने जो रिजर्वेशन में है नौकरी में उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा, तो आप पाएंगे कि 70 to 80% जो है वो हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से है, वही सारे C and B में है। और हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन लेने वाला कौन होता है? गरीब होता है, वो कॉलेज में जा नहीं पाता है, तो वो उसी को रिजर्वेशन का फ़ायदा हुआ है। और तीसरा मैं जल्दी कह दूँ कि रूरल एरिया में मैंने फिर लिया है जहाँ लैंड की डेटा अवेलेबल है। जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उसके 30 to 35% रूरल एरिया में है। तो उस रूरल एरिया के जो रिजर्वेशन में है उसका एजुकेशनल लैंड बैकग्राउंड देखा तो मैंने पाया कि ऑलमोस्ट 85% आर ओनिंग आइदर लैंडलेस और लेस देन 1 acre और 2.5 acre। तो ये फैक्चुअली ये कहना कि शेड्यूल कास्ट में से रीचर को रिजर्वेशन मिला है, ये मिथ है। ये एकेडमिशियन ने क्रिएट किया हुआ है थियरी के बेसिस के ऊपर। रिजर्वेशन पॉलिसी प्रो पुअर है और गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन चाहे जिनको भी मिला है, जो एक बात कही जाती है कि वो मेरिट के कीमत पे है। जो मेरिटोरियस लोग थे वो उनको बेदखल करके जो लोग रिजर्वेशन में आए वो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। ये जो मेरिट का लॉजिक है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरिट का भी लॉजिक उसी तरह फॉल्टी है जिस तरह से ये पॉलिसी प्रो पुअर नहीं है, उसी तरह वो भी एक मीथ हमारे एकेडमिशियन ने क्रिएट किया हुआ है।
क्योंकि उनको लगता है कि एजुकेशन एडमिशन में 5 या 10% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो लेस मेरिटोरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। और जो कट ऑफ पॉइंट नौकरियों के लिए या परसेंटेज ऑफ मार्क्स थोड़ा रिलैक्सेशन जो नौकरियों के लिए दिया जा रहा है उसमें इसी वजह से इफ़िशिएंसी आ रही है, इनएफिशिएंसी आ रही है। अब ये जो बातें जो है ये सारी थियोरेटिकल लेवल पे अपने दिमाग से क्रिएट की हुई बातें हैं। एक्चुअल आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आप एजुकेशन आप इस गवर्नमेंट सर्विसेज में जाइए, यदि आप रेंजेस लेंगे तो 70% भी है, 65% भी है, 55% भी है। अब आप 5 या 6% या 10% रिलैक्सेशन देने के बाद डी एंड सी जॉब में इफ़िशिएंसी में ऐसा कौन सा असर होता है कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिव इफ़िशिएंसी कम हो जाएगी? किसी ने तो इसके बारे में कुछ स्टडी की नहीं है। तो फाइनली जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आई है वो अश्विनी देशपांडे की आई है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां रेलवे में होती है मैक्सिमम। उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की है अश्विनी देशपांडे वेस्कॉप ने, मॉडर्न टेक्निक्स लगाई है। उसमें पाया है कि उन्होंने मेथड लगा के पाया है कि रिजर्वेशन में जो लोग हैं उनकी इफ़िशियंसी औरों की तुलना में बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टा पाया है कि ए एंड बी कैटेगरी में कुछ शेड्यूल कास्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो और इफ़िशियंट है। और उसका टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया है कि उनके ऊपर अलेज किया जाता है कि वो इफ़िशिएंट नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करते हैं। तो मुझे लगता है ये आर्गूमेंट इसमें तथ्य नहीं है। अगर ये आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअल सिचुएशन ये है जो आप बता रहे हैं, तो और आपने उसके पहले एक बात कही कि रिजर्वेशन को पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो जो पार्टियां या जो ताकतें रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, फेवर में हैं, उन्होंने इन जो फैक्ट्स को लेकर क्यों नहीं उसको जनता के बीच में फैलाया है? ये जो प्रेजुडिसेस जिनका जिक्र आपने किया, ये क्यों बनती चली गई हैं? नहीं, प्रेजुडिसेस जो है उसका कारण है। प्रेजुडिसेस का कारण ये है कि कास्ट सिस्टम जो है उच्च जाति को, पर्टिकुलरली ब्राह्मण को, पिछले कई सालों से एक प्रिविलेज दिए जा रही है। एजुकेशन उन्हीं का रहेगा, प्रॉपर्टी राइट उन्हीं के रहेगी, सोशल और कल्चरल राइट उन्हीं को मिलेंगे, दलित को मिलेंगे नहीं। तो जो आप एजुकेशन राइट अपने तरफ ले रहे हो, प्रॉपर्टी का राइट अपने तरफ ले रहे हो, बट यू आर डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ डिनाइंग टू दलित। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं और उसके जो प्रिविलेजेस के जो फ़ायदे हैं वो दलितों को न मिलने की वजह से है। आपने एजुकेशन लिया, सरकारी नौकरी ली, अब दलितों को आपने यदि एजुकेशन और रिजर्वेशन दिया तो आपके नौकरियों में और एजुकेशन में घटोतरी हो गई। तो मुख्य कारण जो है विरोध का, मैं जो समझता हूँ, और इकोनॉमिक थियरी भी बताती है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, उसके पीछे मटेरियल इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट कोई नहीं है। क्योंकि जो गेन, जो प्रिविलेजेस सालों साल एंजॉय किए हैं वो अब जा रहे हैं, उसका डर है। इसलिए ये विरोध रिजर्वेशन को है ऑन वेरियस ग्राउंड। क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हो तो कोई ग्राउंड डेवलप करो और ये कहो कि मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रेजुडिसेस हैं आज पॉलिसी को अफेक्ट कर रही हैं या इन्फ्लुएंस कर रही हैं पॉलिसीज को। रिजर्वेशन भले अभी भी सैक्रोसेंक्ट हो पॉलिटिकल पार्टीज के नज़रिए में, उसके खिलाफ ना बोलती हूँ, लेकिन जुडिशियरी के जरिए या फिर कुछ ऐसे फैसलों के जरिए जो कि इनडायरेक्टली रिजर्वेशन के सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं, हम लोग देखते हैं कि आज प्रिवेलेंट होती जा रही है। जैसे कि हायर एजुकेशन में अभी एक फ़ैसला हुआ कि जो रिजर्वेशन होगा वो डिपार्टमेंट के लेवल पर होगा, यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं होगा। और ये भी एक जुडिशियल वर्डिक्ट जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसके तहत हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजुडिसेस धीरे धीरे ओवर द ईयर्स में बनते आई हैं वो आज जुडिशियल जो फैसले हैं, जो अदालत के फैसले हैं और सरकार की जो नीतियां हैं वो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और इन प्रैक्टिस रिजर्वेशन को कमज़ोर कर रही हैं। क्या आप मेरे इस असेसमेंट से सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, रिजर्वेशन पॉलिटिकल लेवल पे और कायदे से आप रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा सकते, तो इसलिए अल्टरनेटिव तरीके ढूंढे जा रहे हैं। एक तरीका है कि रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो प्राइवेटाइज़ करो। जैसे ही आपने इकोनॉमिक सेक्टर को प्राइवेटाइज़ किया, पब्लिक सेक्टर को, एजुकेशन को, तो रिजर्वेशन ख़त्म हो गया।
दूसरा, इवन पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको तो पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू कर दो, जो प्राइवेट है उसमें रिजर्वेशन नहीं होता। तो प्राइवेटाइजेशन एक जरिया है जिसके थ्रू रिजर्वेशन को एक तरीके से ख़त्म करने की बात चल रही है। दूसरा ये है कि कोई ऐसे तरीके ढूंढो जिस तरीके से रिजर्वेशन जो है इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना हो। अब जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, मेरे ही समय में हमने डिसीजन लिया था कि प्रोविज़न सिंपल है कि यूनिवर्सिटी में 100 यदि फैकल्टी की पोजीशन है तो कम से कम 15 जो शेड्यूल कास्ट को मिलनी चाहिए, या 8 शेड्यूल ट्राइब को मिलनी चाहिए, या 27 ओबीसी को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर न चले जाए। लेकिन डिपार्टमेंट लेवल पे यदि आप रिजर्वेशन करोगे तो वो पॉइंट जो है 10-10, 12-12 साल आता नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन पूरा भर नहीं पाता। कम से कम 10 सीटें तो हो जिसके अगेंस्ट में रिजर्वेशन आप लागू करें। इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने रिजर्वेशन लागू किया था कि यूनिवर्सिटी में 15 पोजीशन, 16 पोजीशन आप अलग रखो और फिर डिपार्टमेंट में आप बांटो। उससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे रिजर्वेशन बनेगा। कोई बंदा चले गया बनारस का इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लीगल इंटरप्रिटेशन करके उसको ख़त्म करवा दिया। अब देखिए, लीगल इसलिए कर दिया कि उनको मालूम था कि इससे रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के तरीके इवन जुडिशरी ऑल्सो इस तरीके ढूंढ रही है जिससे रिजर्वेशन जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना हो। देखो, पर्पज़ इतना ही था इस डिसीजन का यूनिवर्सिटी लेवल का कि 15% रिजर्वेशन हो, लेकिन नहीं, उसको नहीं किया। तो क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना हो, जो जॉब शेड्यूल कास्ट को जा रहे हैं वो हमारे तरफ रहे, यही उसका उद्देश्य है। जी, तो अब ये जो आपने प्राइवेटाइजेशन या सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स की बात की, जो पार्टियां या जो ताकतें रिजर्वेशन का सपोर्ट करती हैं, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक या क्लास स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है उससे जो सवाल उठते हैं या उससे जो बात सामने आती है उसको इग्नोर किया और उन्होंने क्लास और कास्ट को एक साथ मिलाकर पॉलिटिक्स डेवलप करने की कोशिश नहीं की। क्या आपको लगता है कि ये उसका नतीजा है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से आगे बढ़ा है और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ ये जो सोशल जस्टिस की पॉलिसी है रिजर्वेशन, ये भी डाइल्यूट होती जा रही है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है वो और रीजन से भी हुआ है कि एक जनरल आर्गूमेंट है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनएफिशिएंट है, कि वो प्रॉफिट पे रन नहीं कर रही है, सरकार को उसको सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, और बहुत सारे और सेक्टर है, एयरलाइन है, ये है। तो ये आर्गूमेंट, इकोनॉमिक आर्गूमेंट दी जाती है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो उस आर्गूमेंट के लिए कर रहे, आपकी विचारधारा है तो करे, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम विरोध थोड़ी कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज ए पॉलिटिकल इशू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हो और प्राइवेट सेक्टर में यदि शेड्यूल कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है तो वहाँ अपने रिजर्वेशन की और उनको फेयर एक्सेस देने की प्रोविज़न करनी चाहिए ना, वो तो हो, तो वो नहीं हो पा रहा है। एक तो बात है ना कि रिजर्वेशन भी एक पॉलिटिकल इशू है, रिजर्वेशन भी एक, और प्राइवेटाइजेशन या इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये भी पॉलिटिकल इशूज हैं। और ये दोनों जो कर रही हैं, ये माने जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ को जो ताकतें सपोर्ट कर रही हैं और जो रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की सपोर्ट कर रही हैं, वो दोनों ऐसा लगता है कि एक ही ताकतें हैं या उनके इंटरेस्ट कहीं एक जगह मिलते हैं। वो हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं स्लाइटली डिफरेंट आर्गूमेंट ले रहा हूँ। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एंटी पॉवर्टी पॉलिसी भी है, लेकिन एंटी पॉवर्टी के अलावा एक एडिशनल उसका पर्पज़ है कि उसको डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सेफगार्ड दे दे। देखो, हाई कास्ट का पुअर और शेड्यूल कास्ट का पुअर, उसमें गरीबी के कारण सरीके हैं। आपके पास लैंड नहीं है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, एजुकेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, वही कारण शेड्यूल कास्ट के भी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट पुअर का एक एडिशनल कारण है कि वो एजुकेशन भी ले ले, काबिल भी बन जाए, जब मार्केट में जाएगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। हाई कास्ट का आदमी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगा। तो उसके लिए एक एडिशनल पॉलिसी चाहिए जिससे आप फेयर रिप्रेजेंटेशन दोगे, वो रिजर्वेशन के थ्रू होता है। प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन है तो शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना चाहिए था। अमेरिका में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, जो लिमिटेड स्फीयर में उन्होंने दिया हुआ है, या मलेशिया में है। तो इंडिया में उस वक्त ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों सेक्टर में मांगा, पब्लिक और प्राइवेट में, लेकिन चूँकि पीरियड का तकाजा था, उनको लेना था, तो पब्लिक सेक्टर से शुरुआत हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ, वेदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो या सपोर्ट में हो, क्वाइट इंडिपेंडेंटली
प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रिवेल्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ये इन थियोरी सिद्धांत में तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस में आपको लगता है कि ऐसा हो अभी जो जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी देश की है, इसके बीच में ये फिजिबल है इस पॉलिसी को लागू कर पाना? ये तो इसमें डिफ़िकल्ट तो लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूपीए 2 ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमने उनके साथ बातचीत की थी उस वक्त कि भाई प्राइवेटाइजेशन का मुंह तो आप कर रहे हो, पब्लिक अंडरटेकिंग कर रहे हो, प्राइवेटाइज होटल कर रहे हो, इससे डी रिजर्वेशन हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात समझी और उन्होंने जो CII और एसोसिएट फिकी और एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स उससे बात की और 2003 से 2005 तक 6 तक झगड़ा चला प्राइवेट सेक्टर के साथ। हम एकेडमिकली उसमें इन्वॉल्व थे और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने वॉलंटरी और सेल्फ रेगुलेटरी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी उन्होंने लागू की, जिसको जो एजुकेशन में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, थोड़ा बहुत उन्होंने किया हुआ है। अब मुझे ये लगता है कि ये पॉसिबल है यदि बातचीत हो, क्योंकि वॉलंटरी और सेल्फ रेगुलेटरी पॉलिसी चल नहीं रही उतनी, क्योंकि वॉलंटियरिंग है ही नहीं, कुछ नहीं है। कर रहे होंगे, कुछ सेक्टर बड़े अच्छे कर रहे हैं। मैं टाटा के जो प्रोग्राम्स है उसमें गया हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो मुझे लगता है कि कंसेंसस डेवलप हो और बगैर कायदा बनाए भी जो मॉनिटर की हुई पॉलिसी बनाई जा सकती है। नीदरलैंड में है जी। नहीं, हम लोगों के देश में हम लोगों ने देखा ये प्रोफेसर थोराट कि 2014 में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना, उसको बनाने के पीछे एक ऐसा बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक वजह ये थी कि यूपीए के समय कई ऐसे प्रोग्रेसिव काम किए गए, चाहे वो मनरेगा हो या आपने जो अभी एक जिसका जिक्र किया एफर्मेटिव एक्शन का, या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि माइनॉरिटीज़ का पहला हक है देश के रिसोर्सेज पर, या जो महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के जो कानून बनाए गए, इससे जो समाज का जो स्टेटस कोइस्ट क्लासेस हैं वो उन्होंने इसको अपने लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया अपने कंट्रोल्ड मीडिया और उन सब से, जिसकी वजह रही कि एक नए ढंग की डेवलपमेंट की बात करने वाले लीडर को देश में सपोर्ट मिला। उसमें ये इनहेरेंट था जब मोदी जी ने ये कहा गुजरात मॉडल कि उसमें जो एक न्यू एस्पिरेशनल क्लास की बात थी, उसमें ये बात ऐसी समझी गई कि एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल एग्जिस्टेंस में आएगा जिसमें कि रिजर्वेशन, सब्सिडी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सबका भला होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप लोगों ने उन 10 सालों में किया, या आपने जो कहा कि 5 से 7 तक काफ़ी बात हुई फिर आगे बढ़ी, तो एक तरह से तो जो जनादेश आया उसने तो उसको नकार दिया। नहीं, जनादेश मेरा ख्याल है ये जो पॉलिसी यूपीए 2 की यूपीए 1 की थी उसको रिवर्सल के लिए नहीं आया। एक तरीके से वो और किसी कंसिडरेशन से आया, माहौल बना था। लेकिन आप बात ये सही कह रहे हैं कि जो यूपीए 2 में पॉलिसीज़ बनी, यूपीए 1 में बनी है, उसको रिवर्सल करने की कोशिश चल रही है। अब एक तो प्लानिंग कमीशन चले गया। प्लानिंग कमीशन का रोल ये था कि 5 साल में प्रोग्रेस जितनी हुई उसका रिव्यू करे और सरकार को फीडबैक दे दे कि भाई इस तरह से करे और रिसोर्सेज अलोकेट करे। इतना ही लिमिटेड प्लानिंग कमीशन का था, परमिशन कल्टोर नहीं कर रहा था। लेकिन आज प्लानिंग कमीशन नहीं, वो एडवाइजरी बॉडी है, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। तो डेटा भी नहीं आ रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे का 2017 का डेटा आना था, वो नहीं आ रहा है। तो क्या तरक्की हुई ये हमें समझने में कठिनाइयाँ है। लेकिन कुछ इंडिकेटर भी आप ले लो तो उससे पता चल रहा है कि जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। देखिए 11th प्लान और 12th प्लान जो यूपीए 2 ने बनाया, 11th प्लान, उसमें उसकी आप ऑब्जेक्टिव में और इंट्रोडक्शन में जाओगे, मोंटेक सिंह अलीवालिया तब वो वाइस चेयरमैन थे, तो वर्ल्ड बैंक में जो परिवर्तन आया कि भाई ग्रोथ अलोन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, ग्रोथ अलोन स्ट्रैटेजी, वो ऐसी ग्रोथ हमें चाहिए, ग्रोथ प्लस स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसी ग्रोथ चाहिए जो गरीबों के तरफ वो चली जाए, गरीबों के इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव ऑफ पुअर हो, और गरीबों की इंक्लूजन नहीं हो तो माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाएं जो सोशल कल्चरल रिलीजियस ग्रुप है उसको उसका फ़ायदा उठाए। ये इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये बाइज्जत 12वीं पंचवार्षिक योजना में 11th में इंक्लूड किया गया है।
आज आप देखते हो कि आज इंक्लूसिव ग्रोथ की भाषा बिल्कुल नहीं की जा रही, सिर्फ ग्रोथ के फिगर दिए जा रहे हैं। डिबेट भी ग्रोथ पे ही हो रहा है। वो ग्रोथ गरीबों की तरफ जा रही है या अमीरों की तरफ जा रही है, इसका कोई ये नहीं है। तो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में भी आज रिवर्सल है। लेकिन यदि आप कुछ स्कीमें देखोगे, मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं यूजीसी का चेयरमैन था तो 11 प्लान बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हायर एजुकेशन की स्थिति को देख के नॉलेज कमीशन बनाया था। तो 4000 करोड़ थे 10th प्लान में, उन्होंने 47,000 करोड़ बढ़ाए। 11 टाइम इंक्रीज इन हायर एजुकेशन। 2% 2.5% सेस लगाया और एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। इतना उसको एजुकेशन प्लान भी डिस्क्राइब किया जाता है। आज देखिए एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है इतना डिक्लाइन हो गया है, और जो इंक्लूसिव सारी पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, उसको पैसा नहीं जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि वो बातें हो रही है, लेकिन एक्चुअल स्कीम्स आप देख लो, स्कॉलरशिप की, ग्रांट की, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट पॉलिसी बनाई थी। जिन कॉलेज को कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ग्रांट ले ले, उनके लिए कैचअप स्कीम बनाई कि उनको पैसा दे दो ताकि वो कैपेबल हो जाए और यूजीसी उसको फंडिंग दे दे। जो कॉलेज बॉर्डर एरिया में, ट्राइबल एरिया में है, रिमोट एरिया में, उसको स्पेशल ग्रांट दे दी। वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। वो तो अब है ही नहीं। अब तो मेरिट के ऊपर आ रहा है कि जो एक्सलेंस है, मेरिट है, उसको ग्रांट देंगे। ज़रूर इंसेंटिव दे दो। यूजीसी में भी यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस, कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस, इनको स्पेशल ग्रांट थी। लेकिन जो पिछड़े वाले कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उनको ज़्यादा फंड था। आज आप उनको दे रहे हो, इनको नहीं दे रहे हो। तो ये कास्ट सिस्टम जो है, एक हायरार्की आप एजुकेशन सिस्टम में ला रहे हो। सिस्टम एज ए होल को आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो। वो जिसमें गरीब तबका जाता है, ज़्यादातर कॉलेजेस में, पब्लिक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गरीब जाता है, शेड्यूल कास्ट जाता है, शेड्यूल ट्राइब जाता है, उसको स्ट्रेंथन करो। देखो यूरोप का मॉडल जो है स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम का ये है कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में नहीं अलाउ किया। उन्होंने जैसी उनकी इनकम बढ़ी, जीडीपी, उसका हायर पोर्शन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए खर्च किया। आज इसलिए उनकी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि एक्सलेंस बढ़ गया, नोबेल प्राइज़ वहाँ से आते हैं। हमने अपनी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरह निगलेक्ट किया और उसका बहाना बना के, उसका सहारा लेके पब्लिक सेक्टर को हम प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन को ला रहे हैं। हर एक स्टेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेटअप किया हुआ है। 90% कॉलेजेस हमारे जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग है। इसमें गरीबों को एक्सेस कहाँ से मिलेगा भाई? प्रोफेसर थोराट, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।